सभी छात्रों को इंदिरा शास्त्री जी की तरफ से नमो नमः नमस्ते। मैं आज पुनः आपके सामने फिर एक नई वीडियो लेकर के आया हूं और हमारी वीडियो है, मेरा विषय आप सभी जानते हैं कि मेरा विषय है हिंदी और संस्कृत और हमारा चैनल है O2N डिजिटल एजुकेशन पर हम सभी आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारा विषय इससे पहले जो हमने आपको पढ़ाया था भाषा के विषय में पढ़ाया था, आज हमारा विषय है लिपि। भाषा के साथ क्या है? भाषा, बोली और लिपि। तो लिपि को कौन सी भाषा में प्रयोग किया जाता है, कौन सी भाषा की कौन सी लिपि होती है, भाषा के कितने रूप थे हमने आपको पहले ही बताया था कि भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, फिर वही बता रहा हूं कि भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। और एक तीसरी भाषा है हमारी सांकेतिक भाषा। और सांकेतिक यानी कि इशारों से के माध्यम से जो दूसरों को समझाया जाए या दूसरों को बुलाया जाए या आदान प्रदान किया जाए। जैसे कि एक रेलगाड़ी का जो ट्रैफिकर जो होता है, ट्रैफिक यानी कि जो टीटी बोलते हैं, सॉरी, यानी कि जो वहां पर लाल झंडा लेकर के और हरा झंडा लेकर के खड़ा होता है, उसे हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो हमारा विषय आज इस चैनल पर है लिपि। कौन सा है? लिपि। लिपि किसे कहते हैं? जब हम मुख से कुछ बोलते हैं तो बोलते समय मुख से अनेकों ध्वनियां निकलती हैं। मेरे मुख से भी कोई वर्ड गलत भी निकल रहा होगा, फिर उसका शुद्धिकरण करते हैं। फिर अंग्रेजी में भी कोई शब्द आ जाता है तो उसको हम कोशिश करते हैं कि जब हमारा विषय हिंदी है तो हिंदी के ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग किया जाए। तो कहता है कि जब हम मुख से कुछ बोलते हैं, किससे बोलते हैं? मुख से। जो आवाज मुख से निकले उसे मुख, और जो नासिका से निकले उसे नासिका वर्ण बोलते हैं। जब हम आगे पढ़ाएंगे सब वर्णों का उच्चारण स्थान बताएंगे। तो जब हम मुख से कुछ बोलते हैं तो बोलते समय मुख से अनेकों ध्वनियां निकलती हैं। ध्वनियां वाले साउंड, यानी कि साउंड बोले तो आवाज, ध्वनियां निकलती हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह निश्चित होता है। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर कहते हैं। किसके लिए? लिपि के लिए। कब? जब हमारे मुख से अनेक प्रकार की ध्वनि की आवाज निकलती है, ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह निश्चित होता है। वो चिन्ह कौन सा है? वर्ण या अक्षर कहते हैं। इन्हीं वर्णों या अक्षरों का प्रयोग जब हम लिखित भाषा में किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। इन्हीं वर्णों को, किसको? यानी कि वर्ण अक्षर को जब हम लिखित भाषा में प्रयोग करते हैं। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था कि मौखिक और लिखित भाषा क्या है। वही लिखित भाषा फिर काम आ गई यहाँ पर। कहाँ? कि जब हम वर्णों या अक्षरों को सही क्रम में लिखते हैं या सुन करके जो बोलते हैं, मतलब सुन करके जो लिखते हैं वर्णों को, वो लिखित भाषा में आ जाती है तो उसे हम लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि या तरीका को लिपि कहते हैं। विधि, प्रकार या तरीका को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को उच्चारित ध्वनियों को लिखने व की विधि को लिपि कहते हैं। ठीक है। हमारी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, और ये आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पर सभी भाषाओं की लिपियां एक सी नहीं होती हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। आपके सामान्य ज्ञान में आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी कौन सी भाषा, कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो सही बताएंगे या मैं बताऊं या आप बताएंगे? हाँ, ठीक है। तो हिंदी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। देखो ये दे दिया, ठीक है ना। हिंदी भाषा, यहाँ भाषाएं दे दी हैं या लिपियां दे दी हैं। भाषाएं, लिपियां, भाषाएं और लिपियां, यानी कि कहने का मतलब है हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। फ्रेंच जो है रोमन पद्धति में लिखी जाती है, रोमन लिपि में। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत क्या है? देवनागरी। देखो देवनागरी में लिखी जाती है क्योंकि वही वर्ण हिंदी के होते हैं वही संस्कृत के होते हैं। जर्मन है वो रोमन में लिखी जाती है। बंगाली है बांग्ला में लिखी जाती है। अंग्रेजी है वो रोमन में लिखी जाती है। पंजाबी है गुरुमुखी में लिखी जाती है और मराठी है देवनागरी में लिखी जाती है। ये भाषाएं एक जैसी होती हैं, यानी कि एक जैसे अक्षर होते हैं। ठीक है। और कौन सी साइड से लिखे जाते हैं? दाएं से बाईं तरफ। ठीक है, यानी कि देवनागरी के, हाँ याद रखिए
देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अभी मैंने क्या बताया था कि दाईं से बाईं, यानी कि जो भी हम मुख से उच्चारित करते हैं उसे हम ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि हमारी यहाँ पर क्या हुई थी, गलत हुई थी। ठीक है, तो यही सही क्या है, हमारा देवनागरी लिपि का विकास ब्रह्म लिपि से हुआ, यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। बाईं से यानी कि यहाँ बाएं से दाएं तरफ। ठीक है, बाएं से दाएं तरफ। फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर, उल्टा हो गया है, यहाँ बाईं से दाईं ओर है और फारसी क्या है, बाईं से दाईं ओर, यानी कि उल्टा। लिपि के कारण ही ज्ञान विज्ञान के कोष को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। लिपि के कारण ही ज्ञान और विज्ञान के कोष को, भंडार को सुरक्षित रखा जाता है। किसके लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। जैसे कि हम प्राचीन ग्रंथों को आज भी पढ़ते हैं, वेद पुराण गीता भगवत गीता महाभारत, ये क्या है, हमारी ज्ञान विज्ञान के कोष के में रखे हुए हैं और वो हमारे लिए आज वो काम आ रहे हैं और आज ही हम उनको पढ़ रहे हैं। जैसे कि आज पहले भी यही लिपि थी, आज भी वही लिपि है, इसलिए हमारा ज्ञान विज्ञान के कोष को आने वाली पीढ़ी के लिए हम भी आगे के लिए सुरक्षित रख रहे हैं, कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। किसके माध्यम से, O2N डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। अब इतनी भाषाएं हमने, यानी कि यहाँ पर लिपि हमने पढ़ ली है। लिपि हमारी कौन कितनी है, यानी कि हर भाषा की अपनी लिपि होती है। ठीक है, तो हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, प्रश्न पिछले में पूछा कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो आपने कमेंट में दिया था कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। और हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो उसमें 22 बताया था आपने। तो अब आपसे पूछेंगे कि हमारी ब्रह्मलिपि जो है, यानी कि जो हमारी देवनागरी लिपि है, वो किस भाषा की है। देवनागरी लिपि कौन कौन सी भाषाओं के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, पीछे बताया था, याद होगा तो आप लिखेंगे। यानी कि देवनागरी लिपि संस्कृत के लिए है, हिंदी के लिए है और मराठी भाषा के लिए, महाराष्ट्र में जो बोली जाती है। व्याकरण, अब आता है हमारा ग्रामर, व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने और शुद्ध पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम, संस्कृत की सूक्ति है, शुद्धकरण है। तो जो व्याकरण के द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने या लिखने व पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। जिसे उसकी जानकारी होती है कि कौन सा अक्षर, कौन सा शब्द कहाँ पर सुरक्षित होगा, कहाँ पर किस वाक्य में प्रयोग किया जाता है। जब हम वाक्य रचना करेंगे, आगे वाक्य रचना सीखेंगे, तो वहाँ का क्या कि कौन सा वाक्य कहाँ, कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग होना चाहिए, क्रिया आगे होगी या पहले होगी, बाद में होगी, बीच में होगी, वर्ब कहाँ होनी चाहिए, यानी कि कर्म कहाँ होना चाहिए, कर्ता कहाँ होना चाहिए, सब हम व्याकरण के माध्यम से ही सीख पाते हैं। तो व्याकरण के विभाग है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है, या अक्षर भी कह देते हैं इसको। वर्णों के संयोग से शब्द बनता है। वर्ण से पहले क्या तैयार करना, हमको वर्ण करना है, अक्षर की तैयारी करनी है। जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा और शब्द के बनाने के बाद वाक्य होगा। और वाक्य के आधार पर हम 3 भागों में इसको बांट सकते हैं। किसको, व्याकरण के प्रयोग, व्याकरण के अंगों को। तो हम वर्ण अक्षर की जानकारी होनी चाहिए। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, शब्दों के ही वर्णों के माध्यम से शब्द की रचना होती है। अक्षर जैसे वर्ण कौन से हैं, अ, आ, ई, क, ख, ग, घ, ये क्या हमारे वर्ण हैं, अक्षर हैं। और जब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, जैसे क और ल, कल, कल हो जाएगा। कल का मीनिंग हो गया आने वाला कल और बीता हुआ कल, और एक कल बोलते हैं मशीन के लिए। ठीक है, तो 3 अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पर। जब हम वर्ण को अलग कर देंगे, क है तो कैसे केवल क एक अक्षर ही दिखेगा, और क का प्रयोग कैसे कबूतर भी बोल सकते हैं। वो बच्चों को जब हम वर्णोच्चारण सिखाते हैं, वर्ण का अभ्यास कराते हैं, तो क ख से खाली, ठीक है, या खरगोश। इस तरह से हम वर्ण अक्षरों के माध्यम से शब्द की रचना करते हैं। किसकी करते हैं, शब्द की रचना करते हैं। जब हम शब्द की रचना करना जान जाएंगे, तब हम वाक्य को भी बनाना जान जाएंगे। उसके लिए हमें कर्ता, कर्म और क्रिया के विषय में जानना होगा कि वाक्य की रचना कैसे की जाती है। आगे पढ़ाएंगे।
इसी आधार पर व्याकरण के 3 भाग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। पहला कौन सा है? वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या? वर्ण विचार। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण तथा इनके मेल से शब्द बनाने के नियम आदि का उल्लेख किया जाता है। इसके अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण, उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का आदि का उल्लेख किया जाता है, उसे हम वर्ण विचार कहते हैं। ठीक है, यानी कि वर्णों को सही क्रम में रखना। ऐसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ ये वर्ण है, वर्ण विचार है, यानी कि वर्णों को सही क्रम से रखना है। फिर आइए किसमें? व्यंजनों में। ये कौन से थे? स्वर थे, उसके बाद व्यंजन होंगे, व्यंजन के बाद क्या है? स्पर्श, स्पर्श भी बोलते हैं व्यंजनों को। ठीक है, तो इस तरह से क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, म, प, फ, भ, म, ये सब क्या है? हमारे व्यंजन हैं। अब वर्ण विचार जब आपने सही क्रम से जोड़ लिया है, तब हम शब्दों की रचना करेंगे। और शब्द की रचना कैसे करेंगे? इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति, रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। ये नहीं कि हमने शब्द पढ़ लिया, केवल शब्द को देख लिया, उस शब्द को बनाया कैसे, उसकी रचना कैसे हुई, तो उसके लिए हमें शब्द के भेदों की जानकारी होनी चाहिए, उस शब्द की उत्पत्ति होनी चाहिए, उत्पत्ति की विषय जानकारी चाहिए कि ये शब्द कैसे यहाँ पर स्थापित किया गया, उसकी रचना कैसे बनाई गई, यानी कि हमने उसका निर्माण कैसे किया गया। ये शब्द विचार से ही किया जाता है। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए इसका उदाहरण है शब्द विचार, कमल, कमल, उसके बाद है विद्यालय, ये शब्द है। ठीक है, रचना है, ये भी एक शब्द है। या दूरदर्शन है, ठीक है, ये भी एक शब्द है। ठीक है, तो ये क्या है? शब्द विचार है। उत्पत्ति हुई है कि उत्पत्ति के बाद यानी कि उसकी रचना हुई है, तो रचना के माध्यम से हमने दूरदर्शन का शब्द की रचना की, दूरदर्शन का शब्द का उच्चारण किया, तो आपको दूरदर्शन की यानी कि एक दूरदर्शन, दूर से देखे जाने वाली चित्रों को देखते हैं उसे टेलीविजन, टीवी कहते हैं। वाक्य विचार सिस्टम, वाक्य विचार कहते हैं। इसके अंतर्गत वाक्य के स्वरूप, भेद, विश्लेषण, रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। विशेष इनके संबंध में हम अलग अध्यायों में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यानी कि जब आगे कोई टॉपिक आएगा शब्द वाक्य के विचार पर, जब वाक्य विचार आपको पढ़ाएंगे, तब इसकी अधिक से अधिक जानकारी आपको वहां पर नियम के अनुसार देंगे, नियम और उसके उपदेश यानी आदेशों का। ठीक है, अब है साहित्य, लिटरेचर। प्रत्येक भाषा का ज्ञाता, विद्वानों, शिक्षाविदों द्वारा जो ज्ञान लिपिबद्ध के सुरक्षित रखा जाता है उसे साहित्य कहते हैं। ठीक है, ये छोड़िए, आपके विषय का नहीं है साहित्य। अब है साहित्य के प्रकार। हाँ, ये है आपके लिए साहित्य कक्षा 10, 11 और 12 के लिए। गद्य और पद्य आपके सिलेबस में लगा होगा, पाठ्यक्रम में लगा होगा। गद्य की किताबें अलग होती हैं और पद्य की किताबें अलग होती हैं। जो कवियों द्वारा जो लिखी जाती हैं वो पद्य है, और जो कथाकार, कहानीकार होते हैं वो गद्य साहित्य होता है। तो साहित्य का प्रकार बताए यहाँ पर, जो प्रत्येक भाषा के ज्ञाता, ज्ञान जानने वाले विद्वानों और शिक्षाविदों यानी कि शिक्षक गणों के द्वारा जो ज्ञान लिपिबद्ध कर सुरक्षित रखा जाता है उसे हम साहित्य कहते हैं। साहित्यम इति साहित्यम, साहित्यम इति साहित्यम, उसे हम साहित्य कहते हैं। ठीक है, साहित्य के अध्ययन से मानव जाति का बौद्धिक बुद्धि से और मानसिक मन का विकास होता है। किससे? साहित्य से। जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं या गीता को पढ़ते हैं, गीता के उपदेश को पढ़ते हैं, या महाभारत को पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, वेद पुराण आदि को पढ़ते हैं, तो वहां वो साहित्य ही है। ठीक है, वो साहित्य है। उससे क्या होता है? मानव जाति का क्या होता है? बौद्धिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। इसके अंतर्गत सभी रचनाएं अनुभव एवं चिंतन पर आधारित होती हैं, उसे हम साहित्य कहते हैं। और इन्हीं को हम अपने जीवन में आधारित या निर्धारित करते हैं, जीवन में धारण करते हैं। ठीक है, संचित करना, ज्ञान कोश को साहित्य संचित कहते हैं, इकट्ठा करना, यानी कि उसको जितना आपने सीखा उसकी एक रचना करना। ठीक है, उसे हम संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहा जाता है। साहित्य के प्रकार हैं 2। कितने हैं? 2, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। अब ये हम आपको बता रहे थे, गद्य साहित्य यानी कि साहित्य के कितने प्रकार हैं? 2 हैं। और ये कक्षा
9 से लेकर के कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गद्य साहित्य क्या होता है, पद्य साहित्य क्या होता है। गद्य साहित्य मैंने अभी बताया था, छंद, ताल, लय, तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। सामान्यतः दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली बोलचाल की भाषा में गद्य का ही प्रयोग किया जाता है। ये टॉपिक यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये जो टॉपिक है गद्य का प्रयोग किया जाता है बोलचाल में। हम जो बातें कर रहे हैं या जो आपको हम समझा रहे हैं वो गद्य रूप में है। और जब हम इसी को संगीत के माध्यम से कहें, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनिवहीनम जातम तुंडम, यानी कि ये क्या किस में आ जाएगा, पद्य में आ जाएगा, ठीक है। किस में आ जाएगा, पद्य में आ जाएगा, ठीक है। तो इसे गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का रूप दिया जाता है। अब है गद्य साहित्य हो गया, इसके बाद है पद्य साहित्य। पद्य साहित्य, पद्य साहित्य में अपने मन के भावों को, अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए जो भाव काव्य रूप में लिखे जाते हैं उन्हें पद्य कहते हैं। किसमें, भाव काव्य कविता, ठीक है, कवि के द्वारा गाया हुआ काव्य रूप में लिखे जाते हैं उसे पद्य कहते हैं। उसे कविता है, पद्य है, दोहें, चौपाइयां, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ये सब आपने पढ़ाया है। टीचरों ने आपको पढ़ाया, अध्यापकों ने आपको पढ़ाया, लेकिन आपने उस समय ध्यान नहीं दिया कि ये भी हमें आगे जीवन में आने वाला है। तो ठीक है, तो कविता है, पद, दोहे, चौपाइयां आदि जिस माध्यम से कही जाती हैं उसे हम पद्य साहित्य कहते हैं। जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तौन छाड़त छो, यानी कि ये क्या है, हमारा उदाहरण किसका दिया है, पद्य साहित्य की दिया है। गद्य साहित्य में हमने कहा था कि जो यानी कि छंद, ताल, लय और तुकबंदी जो हमारी आम बोलचाल की जो भाषा है, या ईश्वर गुरु नानक के प्रेम का संदेश दिया, उनका कथन ईश्वर के नाम के सम्मुख जाति कुल के बंधन में निरर्थक है, यानी कि ऐसा जो उपदेश देता है या कथावाचक कथा सुनाता है उसे हम गद्य कहते हैं। और जो गा करके दोहों के माध्यम से, तो चौपाइयों के माध्यम से और कविता के माध्यम से, संगीतों के माध्यम से जो आपको सामने प्रकट करता है उसे हम पद्य साहित्य कहते हैं। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर है गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। अब पुनर्अवलोकन, यानी कि अब आपने अब तक क्या सीखा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि साहित्य के कितने प्रकार हैं, साहित्य के कितने प्रकार हैं, तो साहित्य के कितने प्रकार होते हैं, साहित्य के 2 प्रकार हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। ठीक है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। शब्द विचार आपको हमने पढ़ाया था, इसके अंतर्गत शब्द के भेद, उत्पत्ति, रचना आदि अध्ययन किया जाता है, वो शब्द विचार हो गया। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य के स्वरूप, भेद, विश्लेषण, ये सब हमने आपको पहले बता दिया है। साहित्य और साहित्य के प्रकार, भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के कितने रूप हैं, मौखिक और लिखित है। तीसरा है सांकेतिक भाषा। उसके बाद हमारी जो भाषा है वो है मुख्य रूप से जो भाषा हमारे राष्ट्रभाषा हिंदी है, और इसका देवनागरी लिपि है। कौन सी है, हिंदी की देवनागरी लिपि है। तो मैं आज का जो विषय हमारा था साहित्य और लिपि, देवनागरी, ठीक है, यानी कि भाषा, वाक्य विचार और वर्ण विचार, इनके विषय में हमने पढ़ा। तो आशा करता हूं कि आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारा चैनल का नाम है O2N डिजिटल एजुकेशन। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।